हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, ओआर के सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के माध्यम से मोदी मेथड। ये मेथड बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है। इस मेथड के द्वारा हम किसी भी इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का ऑप्टिमलिटी टेस्ट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो मोदी मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के तहत निकाले गए इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के ऑप्टिमलिटी को टेस्ट करने का एक ये मेथड है। इससे हम किसी भी इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के ऑप्टिमलिटी को टेस्ट करते हैं कि वो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं है। यह मेथड हमें ये बताता है कि कोई भी इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन वो ऑप्टिमल है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऑप्टिमल क्या होता है। ऑप्टिमल का मतलब होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसे हम और रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, मतलब उससे और अच्छा हम नहीं बना सकते हैं उसे। वो सबसे बेस्ट, सबसे जो है एक्यूरेट सॉल्यूशन होता है जिसे हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलते हैं। उसे हम और ज़्यादा रिड्यूस या और ज़्यादा उसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मोदी मेथड का प्रयोग हम किसी भी ट्रांसपोर्टेशन में वेम मेथड के द्वारा निकाले गए इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पर अप्लाई करके उसकी ऑप्टिमलिटी टेस्ट करते हैं। हम इसमें वेम मेथड मतलब वोगेल अप्रॉक्सीमेशन मेथड के द्वारा ही निकाले गए जो है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पर ही क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि जो हमारा वोगेल अप्रॉक्सीमेशन के द्वारा जो हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं वो कंपेरिजन टू अनदर मेथड्स लाइक एज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड एंड लीस्ट लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड के द्वारा निकाले गए इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन से ज़्यादा एक्यूरेट और एग्जैक्ट माना जाता है वेम मेथड के द्वारा निकाले गए इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को। इसलिए हम जब भी मोदी मेथड को अप्लाई करते हैं तो वेम के द्वारा निकाले गए इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पर ही अप्लाई करते हैं। ओके, क्योंकि वेम मेथड सबसे ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। मोदी मेथड के दौरान अगर कोई इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं पाया जाता है तो उसे हम ऑप्टिमल बनाया जा सकता है और बना करके फिर हम टोटल मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मोदी मेथड क्या है। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन के जरिए इसके हम प्रोसीजर को भी जो है डिस्कस करेंगे और उसे हम कैलकुलेट भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो टेक प्रॉब्लम दैट इज टेस्ट द ऑप्टिमलिटी बाय मोदी मेथड एंड प्रॉब्लम इज ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है 19, 70, 40, सेकेंड कॉलम 30, 38, फोर्थ थर्ड कॉलम 50, 40, 70, 10, 60, 20, सप्लाई इज 7, 9, 18 एंड डिमांड इज 5, 8, 7, 14। फर्स्ट सबसे पहले हम देखते हैं कि ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है या अनबैलेंस्ड। सो वी ऐड द ऑल सप्लाई एंड ऑल डिमांड। इफ सप्लाई एंड डिमांड आर इक्वल देन दैट इज बैलेंस प्रॉब्लम। सो हियर वी व्हेन वी ऐड वी विल गेट 34 और 34, डिमांड भी 34 है, सप्लाई भी 34 है, इसका मतलब भी हमारा बैलेंस प्रॉब्लम है। अब हम इसके सॉल्यूशन शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे स्टेप फर्स्ट में वी सॉल्व गिवन प्रॉब्लम बाय वोगेल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। वोगेल अप्रॉक्सीमेशन मेथड को अप्लाई करके हम क्या करेंगे, इसका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। तो चूंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट उसका आंसर लिख दिए हैं, अगर आपको वोगेल अप्रॉक्सीमेशन मेथड अप्लाई करना नहीं आता है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपको हमारा लेक्चर मिल जाएगा जिसमें हमने वेम मेथड को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है और उसे सॉल्व भी किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट उसके आंसर लिख दे रहे हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जब हम उसको वेम मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमारा जो है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आता है वो आता है 5, 2, 7, 2, 8, 10। स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो तरह के सेल्स जो है क्रिएट होते हैं, एक होता है एक्यूपाइड सेल और दूसरा होता है नॉन एक्यूपाइड सेल। एक्यूपाइड सेल क्या होता है,
ऐसा सेल जिसमें हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन लोकेट किया जाता है उस सेल को एक्यूपाइड सेल बोलते हैं। जैसे ये वाला सेल, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला क्या है, एक्यूपाइड सेल है। नॉन एक्यूपाइड सेल, जिस सेल में कोई भी जो है लोकेशन नहीं होता, कोई लोकेट नहीं किया जाता है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं लोकेट हुआ होता है, वो हमारा नॉन एक्यूपाइड सेल होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आएंगे हम स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, हमें कंडीशन ऑफ डीजनरेट फाइंड करना होता है। कंडीशन ऑफ डीजनरेट क्या होता है, कंडीशन ऑफ डीजनरेट होता है कि if m plus n minus 1 equal to total number of occupied cell, then initial basic feasible solution is non-degenerate। तो अगर कोई भी, सब हम क्या करेंगे, उसकी जनरेसी देखेंगे। तो अगर कोई इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नॉन डिजनरेट है तब तो हम मोदी मेथड के नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, और अगर वो नॉन डिजनरेट नहीं है, मतलब डिजनरेट है, तो पहले उसे हम नॉन डिजनरेट बनाएंगे। नॉन डिजनरेट का मतलब ये, डिजनरेट का मतलब ये होता है कि जो हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आया है एक्यूपाइड सेल, वो m प्लस n माइनस 1 से कम है, तो पहले हम उसे इक्वल बनाते हैं, फिर उसके बाद मोदी मेथड को अप्लाई करते हैं। तो हम चेक करेंगे कि हमारा जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आया है वो नॉन डिजनरेट है या डिजनरेट है। तो हियर m plus 1 minus 1, here m is the number of row and n is the number of column for given problem। here रो की संख्या कितनी है, 1 2 3 3 है, और कॉलम 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 + 4 - 1 = 6। और हमारा देखेंगे एक्यूपाइड सेल कितना है, 1 2 3 4 5 6, हमारा एक्यूपाइड सेल भी 6 है, और m + n - 1 की वैल्यू भी 6 है, इसका मतलब हमारा इक्वल है। तो सो द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज नॉन डिजनरेट है, इट मीन्स हम अब आगे अगले स्टेप पे बढ़ सकते हैं। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे स्टूडेंट्स। तो हम असाइन करेंगे V1 V2 V3 एंड U1 U2 U3 एंड V1 V2 V3 V4 फॉर रो एंड कॉलम रिस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट्स जो हमारा ये सोल्यूशन आया है वेम मेथड से, तो हम फर्स्ट रो को U1, सेकेंड रो को U2, थर्ड रो को U3 एंड फर्स्ट कॉलम को V1, सेकेंड कॉलम को V2, थर्ड कॉलम को V3, फोर्थ कॉलम को V4 लेट कर लेंगे। इसको लेट करने के बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, किस पे आएंगे हम, नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आने के लिए अब हम क्या करेंगे, स्टेप 4 पे आ जाएंगे। स्टेप 4 में हम कैलकुलेट करते हैं, वी कैलकुलेट Cij = Ui + Vj, where U is the number of row and V is the number of column for occupied cell। occupied cell में के हम ये वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अब बहुत ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए, आपको दिख रहा होगा आई होप। चलो ऐसे करते हैं जिससे कि आपको 1 मिनट स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने ये यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप पे आने के लिए बहुत ही इजी स्टेप्स है। अब हमें क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे Cij इक्वल टू होता है Ui + Vj, जहां पे U क्या है, नंबर ऑफ रो एंड V इज द नंबर ऑफ कॉलम। ओके स्टूडेंट्स, तो देन हियर अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमारा लोकेट जो है एक्यूपाइड सेल है क्या है, C11। तो C11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, U1 + V1 एंड नेक्स्ट इज C14 इक्वल टू क्या हो जाएगा, U1 + V4। नेक्स्ट इज C, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, C23 इक्वल टू U2 + V3। नेक्स्ट है C24 इक्वल टू U2 + V4। नेक्स्ट इज C32 इक्वल टू U3 + V4 एंड नेक्स्ट इज C34 इक्वल टू U3 + V4। अब देखो स्टूडेंट यहाँ ध्यान रखना है, हमारे पास हमने जो लेट करा था देखो U1 U2 U3 V1 V2 V3 V4, यहाँ पे 7 एलिमेंट्स हैं, बट हमारे पास इक्वेशन क्या आया है, 1 2 3 4 5 6।
हमारे पास 6 इक्वेशन है और हमारे पास वेरिएबल हमने जो लेट करा है वह 7, एक ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को जीरो लेट करेंगे। इसका लेट करने के क्या प्रोसेस है, हम इसमें देखेंगे किस रो या कॉलम में सबसे ज़्यादा एक्यूपाइड सेल हैं, लोकेशन किस में ज़्यादा है। देखो इसमें फर्स्ट कॉलम में 1 है, सेकंड कॉलम में 1 है, थर्ड कॉलम में 1 है, फोर्थ कॉलम में 3 जो है लोकेशन है, मतलब 3 एक्यूपाइड सेल हैं। तो हम क्या करेंगे, ये कॉलम क्या है, रिप्रेजेंट करता है V4 को, तो हम V4 को लेट कर लेंगे 0। तो हियर वी लेट V4 इक्वल टू 0, V4 इक्वल टू 0 लिख लेंगे। तो अब हमें सॉल्व, इसके हेल्प से सॉल्व करके हमें U1 U3 U4 U1 U2 U3 V1 V2 V3 की वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन से हमारा निकल जाएगा क्या, U1 निकल जाएगा, क्योंकि V1 0 है, V4 0 है, तो U1 इक्वल टू क्या हो जाएगा C14। तो U1 इक्वल टू C14 क्या है, अब हम देखेंगे यहाँ पे टेबल में हमारा C14 फर्स्ट रो का फोर्थ कॉलम क्या है 10। हम इस 2 को नहीं लेंगे, हम इनिशियल बेसिक फिजिबल वाले वैल्यू को नहीं लेंगे, हम लेंगे जो है रियल वैल्यू को, क्या है 10। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे स्टूडेंट्स, U1 इक्वल टू 10 आ गया। अब हम देखेंगे V4 किस में है, इस वाले इक्वेशन में है, तो U2 इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो गया क्योंकि हमने 0 लेट करा है, तो U2 इक्वल टू हो जाएगा C24, तो U2 इक्वल टू C24 सेकेंड रो का फोर्थ कॉलम क्या है 60, तो हमारा U2 क्या हो गया 60 हो गया। ऐसे ही हमको इस वाले इक्वेशन से U3 निकाल लेंगे, U3 इक्वल टू C34 थर्ड रो का फोर्थ कॉलम क्या है 20, तो हमारा U3 इक्वल टू हो गया 20। अब इसके हेल्प से हम V1 V2 V3 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से देखिए स्टूडेंट, यहाँ से हमारा V1 की वैल्यू निकलेगा, V1 इक्वल टू हो जाएगा इस वाले इक्वेशन से स्टूडेंट, V1 इक्वल टू हो जाएगा C11 माइनस U1, C11 की वैल्यू है 19 माइनस अभी U1 की वैल्यू हमने क्या निकाला 10, 19 में से 10 जाएगा 9 बचेगा, तो V1 की वैल्यू 9 आ गया। अब हम इस इक्वेशन से निकालेंगे स्टूडेंट्स, इस वाले इक्वेशन से निकालेंगे हम V2 की वैल्यू, V2 इक्वल टू हो जाएगा C32 माइनस U3, C23 की वैल्यू 8 है, आप टेबल में जाकर देख सकते हैं, और माइनस अभी हम U3 की वैल्यू निकाला है 20, तो 8 माइनस 20 इक्वल टू माइनस 12 आ गया। अब V3 की वैल्यू आ जाएगा C23 माइनस U2, C23 की वैल्यू है 40, U2 की वैल्यू हमने निकाला था 60, 40 माइनस 60 माइनस 20, V3 इक्वल टू आ गया माइनस 20। सारी वैल्यूज आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब आएंगे हम स्टेप 4 में हमें स्टूडेंट फाइंड करना है, स्टेप 4 में फाइंड करना हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर ईच नॉन एक्यूपाइड सेल। अब नॉन एक्यूपाइड सेल का हमें अपॉर्चुनिटी फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका फॉर्मूला है DIJ इक्वल टू CIJ माइनस UI प्लस VJ, और यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें सारे नॉन एक्यूपाइड सेल की जो है वैल्यू निकालना है। तो देखो अब नॉन एक्यूपाइड सेल का कौन कौन सा है, देखिए स्टूडेंट्स, पहला तो हमारा नॉन एक्यूपाइड सेल है क्या, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, D12 और D13। पहले हम D12 निकाल लेंगे, D12 इक्वल टू हो जाएगा C12 माइनस U1 प्लस V2 फॉर दिस फार्मूला इक्वल टू, अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा D12 की वैल्यू क्या है 30, ये हो जाएगा हमारा 30 माइनस V1 क्या आया था 10 आया है, देखो स्टूडेंट V1 क्या आया है 10 और V2 आया है हमारा V2 माइनस 12, लिख देंगे 30 माइनस ब्रैकेट में 10 प्लस माइनस 12, यहाँ ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो -2 आएगा, -2 बाहर निकलेगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 32, दैट इज द पॉजिटिव नंबर एंड ग्रेटर देन 0। अब हम निकालेंगे D13 इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा C13 माइनस U1 प्लस V3 इक्वल टू D13 फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम क्या है 50 है स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा 50 माइनस U1 की वैल्यू 10 है और V3 की वैल्यू हमने निकाला था, V3 की वैल्यू निकाला है V3 की वैल्यू -20, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 10 माइनस 20, तो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा -10 बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 50 प्लस 10 इक्वल टू आ जाएगा 60, दैट इज द ग्रेटर देन 0। अब निकालेंगे हम फर्स्ट रो का सारा हो गया, क्योंकि फर्स्ट रो में 2 ही नॉन जो है एक्यूपाइड सेल थे। अब सेकेंड रो में आएंगे, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम मतलब D21 और D22, ये 2 ऐसे सेल हैं जो नॉन एक्यूपाइड हैं। तो हम सबसे पहले निकालेंगे D21 निकालेंगे, D21 इक्वल टू C21 माइनस U2 प्लस V1 इक्वल टू, अब D12 की वैल्यू क्या है 70 है, तो 70 माइनस U2 60 आया है स्टूडेंट, देखो U2 हमने सॉल्व करा 60 आया था, 60 प्लस क्या है ये V1 की वैल्यू है 9,
तो देखो हो गया 70 माइनस 60 प्लस 9 इक्वल टू, सॉल्व करेंगे 1 आएगा, 1 ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। अब हम D22 निकालेंगे। D22 इक्वल टू स्टूडेंट्स है, D22 इक्वल टू है C22 माइनस U2 प्लस V2 इक्वल टू D22 की वैल्यू है 30। ये हो जाएगा स्टूडेंट 30 माइनस U2 है 60, V2 है -12, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -18, दैट इज द नेगेटिव एंड लेस देन 0। नेक्स्ट हम निकालेंगे थर्ड रो में, देखो क्या है, थर्ड रो में जो है D31 और D33 ये दो हैं जो नॉन एक्यूपाइड सेल हैं। तो हम निकालेंगे D31 इक्वल टू C31 माइनस U3 प्लस V1 इक्वल टू D31 की वैल्यू देखो स्टूडेंट है 40 माइनस V3 की वैल्यू 20 है और V1 की वैल्यू 9 है, आप पीछे वाले टेबल में देख सकते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 39, 40 में 30 जो है 29, 40 में 29 से आएगा 11, दैट इज ग्रेटर देन 0। ऐसे निकालेंगे D33 इक्वल टू C33 माइनस U3 प्लस V3, सॉल्व करेंगे तो आएगा 70, दैट इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ स्टूडेंट बहुत ध्यान देना है, अगर यहाँ पे सारे एलिमेंट, सारे D की जो वैल्यू है अगर सारा पॉजिटिव आ जाए तो यहीं पे हमारा ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा। जो हमारा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल हो जाएगा, मीन्स अब उससे ज़्यादा हम उसे रिड्यूस या मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि हमारा एक एलिमेंट ऐसा है जो निगेटिव है। सो हियर D22 मतलब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम इक्वल टू -18 आया है, दैट इज लेस देन 0। सो करंट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, ऑप्टिमल नहीं है। तो अगर हमें सिर्फ ऑप्टिमलिटी ही निकालना है तो यही स्टेप तक हम, अगर हमारा सारा जो है पॉजिटिव आ जाएगा तो लिख देंगे कि द करंट फिजिबल सॉल्यूशन इज द ऑप्टिमल, और अगर नहीं आता है तो हम लिख देंगे नॉट ऑप्टिमल। लेकिन अगर हमें कंप्लीट निकालना है, उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही निकालना है तो हम इसे आगे स्टेप में चलेंगे। और अगर सिर्फ ऑप्टिमलिटी ही जो है चेक करना है तो यहीं पे हमारा आ जाएगा या तो ऑप्टिमल होगा या तो ऑप्टिमल नहीं होगा। ऑप्टिमल कब होगा, जब सारे जो है वैल्यूज़ क्या होंगे, पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0 होगा। और अगर एक भी निगेटिव है तो वो ऑप्टिमल नहीं होता है। तो यहाँ पे हम ऑप्टिमल इसे बना सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे अभी रिड्यूस या मॉडिफाई कर हम किया जा सकता है। तो इट कैन बी इम्प्रूव, इसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अब आएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। अब नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे स्टूडेंट। अब यहाँ आने पर हमें क्या करना है, अब हम मोदी मेथड के द्वारा हम इसे क्या करेंगे, इसे और इम्प्रूव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम आएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। इस स्टेप में क्या करते हैं, अब हमें जो है निगेटिव वाले सेल के साथ एक क्लोज्ड पाथ बनाना होगा। जो हमारा निगेटिव वाला सेल है उसके अकॉर्डिंग हमें क्लोज पाथ बनाना होगा। तो लिखेंगे फॉर इम्प्रूविंग द सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट अ क्लोज पाथ स्टार्टिंग फ्रॉम सेल 22, क्योंकि हमारा जो देखो D22 निगेटिव आया था, जो निगेटिव आया है उस वाले सेल से हम बनाएंगे। अगर एक से ज़्यादा निगेटिव आता है तो जो मैक्सिमम जो है निगेटिव वाला पॉइंट होगा उससे हम उसे कंस्ट्रक्ट करते हैं पाथ को। ठीक है स्टूडेंट्स, सो एंड पासेस फ्रॉम एक्यूपाइड सेल एंड एट 22 सेल। अब इसमें बहुत ध्यान से देखना है स्टूडेंट, इसमें हमेशा हम जो है 22 मतलब सेकेंड और सेकेंड कॉलम में निगेटिव वैल्यू आई थी, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक पाथ कंस्ट्रक्ट करेंगे। शर्त ये है कि पाथ हम जब लेके चलेंगे तो एक्यूपाइड वाले सेल से ही टर्न होगा और नॉन एक्यूपाइड सेल से टर्न नहीं होगा। और हमें ऐसे बनाना है कि वो लास्ट में जहाँ से हमने स्टार्ट करा है वहीं पे पहुँच जाए। तो देखो स्टूडेंट बहुत ध्यान से, यहाँ से अगर हम चलेंगे, देखो अगर हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो यहाँ एक्यूपाइड सेल कोई है ही नहीं, तो हम टर्न नहीं कर पाएंगे। तो हम आए इधर आए, अगर हम यहाँ से टर्न कर रहे हैं तो अगर इधर करेंगे तो यहाँ नॉन एक्यूपाइड है, नहीं जा पाएंगे। इधर करेंगे तो भी नॉन एक्यूपाइड सेल है तो नहीं टर्न कर पाएंगे। इसलिए हम इसे आगे बढ़ गए एक्यूपाइड सेल पे। यहाँ से टर्न करें इधर, अगर इधर टर्न करते तो यहाँ से टर्न करने के बाद यहाँ टर्न करने की कोई गुंजाइश नहीं है। सो हम यहाँ से इधर टर्न किए, फिर एक्यूपाइड सेल में आ गए, फिर यहाँ सीधे चले, यहाँ पे आए, एक्यूपाइड सेल आ गए, फिर यहाँ से टर्न कर दिए, हम जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए। ये क्लोज पाथ बनाना होता है। टर्न वहीं से करना होता है जिस सेल में हमारा कोई इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन लोकेट हुआ है। अब स्टूडेंट्स यहाँ प्लस से शुरू करते हैं, प्लस माइनस साइन लगा देते हैं। अब माइनस वाले जितने भी जो हमारा सेल जो है एक्यूपाइड सेल आते हैं उसकी सबसे मिनिमम वैल्यू देखते हैं। देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ इसकी वैल्यू लोकेट हुआ है 8, इसका 2, सबसे मिनिमम क्या है 2। अब 2 उस वैल्यू को जहाँ माइनस है उस वाले सेल में माइनस करेंगे, जहाँ जहाँ जिस कॉर्नर पे प्लस आया है वहाँ वहाँ प्लस करेंगे। तो हियर वी राइट ऐड टू क्योंकि सबसे मिनिमम वैल्यू आया है निगेटिव वाले सेल का, टू वेयर प्लस साइन इंडिकेट एंड सब्ट्रैक्ट टू वेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट। इट मीन्स क्या हुआ
यहाँ जब 2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये हमारा जो एक्यूपाइड सेल्स खत्म हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ 2 प्लस करेंगे, यहाँ 12 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ 2 ऐड करेंगे, नया सेल बन जाएगा, इसमें एक माइनस हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो हमारा एक नया इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन हमें मिलेगा। तो दिस गिव्स अ न्यू इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन वेयर x11, बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, वेयर, अब देखो यहाँ तो कोई चेंज है नहीं क्योंकि यहाँ पद बना नहीं। ये क्या है, फर्स्ट कॉलम x11 5 ही है, x14 2 ही रहेगा। अब देखो ये नया सेल बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा x22, क्या हो जाएगा x22 आपका 2 हो जाएगा, और x23 इसमें कोई चेंज नहीं है, सेवन ही रहेगा, ये आपका हट गया। अब ये क्या हो गया, इसमें -2 हुआ था 6 हुआ, तो x32 6 हो गया, और इसमें 2 ऐड हुआ तो x34 क्या हो जाएगा 12। ये हमारा एक नया इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब इसे आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या करेंगे हम, नाउ सो न्यू इनिशियल बेसिक टेबल क्या हो जाएगा हमारा, इस तरह से टेबल बन जाएगा। यहाँ 5 हो गया था, यहाँ 2 था ही, ये हमारा नया सेल बना था, और ये हमारा 7 ही था, ये वाला हमारा हट गया सेल, पहले सेल था ये हमारा, इसमें पहले 8 था 2 माइनस हो गया, और इसमें 10 था 2 प्लस हो गया, तो ये हमारा नया इनिशियल बेसिक फिजिबल टेबल हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम फिर क्या करेंगे, अगेन वी कैलकुलेट व्हाट, अब हम सी आई जे इक्वल टू यू आई प्लस वी जे के अकॉर्डिंग फिर से हम क्या करेंगे, u1 u2 u3 v1 v2 v3 v4 की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन हम इस टेबल के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। हमारा नया सेल जो है ये मिल गया है, नया इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब देखो इसमें क्या है, ये फर्स्ट पे है तो ये क्या है C11 इक्वल टू u1 प्लस v1, और फिर क्या है C14 इक्वल टू u1 प्लस v4, और इसमें क्या है C22 इक्वल टू u2 प्लस v2, एंड C23 इक्वल टू v2 प्लस u2 प्लस v3, and here C32 इक्वल टू u3 प्लस v2, एंड C34 इक्वल टू u3 प्लस v4, ये बन गया। अब यहाँ पे इक्वेशन है 3 और हमारे पास वेरिएबल क्या है 7, क्योंकि u1 u2 u3 v1 v2 v3 v4 7 है। अब किसी एक को 0 करना है। अब एक को 0 करने के लिए बहुत ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, पहले में भी क्या है, दो जो है लोकेट एक्यूपाइड सेल हैं, सेकंड में भी 2 एक्यूपाइड सेल हैं, थर्ड में भी 2 एक्यूपाइड सेल हैं, तो आप किसी को भी 0 मान सकते हो क्योंकि मैक्सिमम एक्यूपाइड सेल सब में सेम है। तो हम देखो फर्स्ट हमने u1 को 0 मान लिया, फिर हमने मान लिया u1 इक्वल टू 0, और इसे हम सॉल्व करेंगे जैसे ही अभी तक हम सॉल्व करते हैं। अब u1 इक्वल टू 0, इसके बेस पे हम देखो यहाँ से v1 निकालेंगे, v1 इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट क्या, जब u1 0 है तो v1 इक्वल टू C11 हो जाएगा। C11 की वैल्यू क्या है 19, तो हमारा v1 इक्वल टू आ गया 19। ऐसे v4 इक्वल टू आ जाएगा 10, u3 इक्वल टू आ जाएगा 10, v2 इक्वल टू आ जाएगा -2, u2 इक्वल टू आ जाएगा 32, v3 इक्वल टू आ जाएगा 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इस इक्वेशन के माध्यम से सॉल्व करेंगे तो ये सबकी वैल्यू आ जाएगी। जब सबकी वैल्यू आ गई तो स्टूडेंट्स अब हम फिर से कैलकुलेट करेंगे, एंड स्टेप 8 में कैलकुलेट dij इक्वल टू Cij माइनस ui प्लस vj फॉर ईच नॉन एक्यूपाइड सेल। अब नॉन एक्यूपाइड सेल जो हमारा नया जो इनिशियल बेसिक टेबल बना था उसमें देखो नॉन एक्यूपाइड सेल कौन सा है, ये है D12 D13, तो पहले हम D12 का निकालेंगे। D12 इक्वल टू स्टूडेंट क्या हो जाएगा C12 माइनस u1 प्लस v2, D12 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 30 है, तो 30 माइनस u1 को आपने 0 लेट करा था, और v2 की वैल्यू आया था -2। देखो स्टूडेंट v2 की वैल्यू आया है देखो यहाँ से -2, तो क्या हो जाएगा 30 माइनस 0 -2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 32, दैट इज द ग्रेटर देन 0। अब D13 इक्वल टू C13 माइनस ब्रैकेट में u1 प्लस v3, तो C13 की वैल्यू क्या है 50, तो स्टूडेंट यहाँ हो जाएगा 50 माइनस u1 की वैल्यू 0 है, v3 की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करा है देखो 8 आया है, तो 50 माइनस 0 प्लस 8 इक्वल टू 50 माइनस 8 इक्वल टू 42, दैट इज द ग्रेटर देन 0। अब हम निकालेंगे सेकेंड रो में, देखिए स्टूडेंट हमारा D21 नॉन एक्यूपाइड है और D24 नॉन एक्यूपाइड, पहले ये निकालेंगे D21 इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट C21 माइनस u2 प्लस v1 इक्वल टू D21 क्या है स्टूडेंट 70 है, 70 माइनस u2 की वैल्यू क्या आया है, u2 की वैल्यू आया है स्टूडेंट ये है u2 32,
तो हो जाएगा 70 माइनस 32 प्लस 19 इक्वल टू 70 माइनस 51 इक्वल टू 19, दैट इज ग्रेटर देन 0। D24 इक्वल टू C24 माइनस U2 प्लस V4, C24 की वैल्यू 60 है माइनस U2 की वैल्यू 32 है प्लस V4 की वैल्यू आया 10, तो हो जाएगा 60 माइनस 32 प्लस 10 इक्वल टू 60 माइनस 42 इक्वल टू 18, दैट इज द ग्रेटर देन 0। अब निकालेंगे थर्ड रो में क्या है स्टूडेंट, D31 और D33 ये दो नॉन एक्यूपाइड सेल हैं, तो D31 इक्वल टू C31 माइनस U3 प्लस V1, C31 की वैल्यू स्टूडेंट है 40, तो 40 माइनस U3 की वैल्यू 10 है, V1 की वैल्यू 19 है, इक्वल टू 40 माइनस 29 इक्वल टू 11, दैट इज ग्रेटर देन 0। D33 इक्वल टू C33 माइनस U3 प्लस V3 इक्वल टू D33 की वैल्यू है 70, तो 70 माइनस U3 की वैल्यू 10 है, V3 की वैल्यू 8 है, 70 माइनस 18 इक्वल टू 52, दैट इज ग्रेटर देन 0। देखो स्टूडेंट अब यहाँ पे क्या आ गया, सारा एलिमेंट जो है हमारा आया है जो, वो D की सारी वैल्यू क्या है, वो ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ हो जाएगा सिंस ऑल द वैल्यूज ऑफ Dij ग्रेटर आर इक्वल 0 for non-occupied cell. Okay student, so current initial basic solution is optimal and hence minimum total transportation cost MTTC इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारे जो लोकेट सेल है उसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट क्या है हमारा 5 इंटू 19 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 30 प्लस 7 इंटू 40 प्लस 6 इंटू 8 प्लस 12 इंटू 20 अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 9 5 ज़ा 95, 2 10 ज़ा 20, 2 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा, 7 का 40 में करेंगे 280 आ जाएगा, 6 8 ज़ा 48 और 12 पर 20 में करेंगे तो आ जाएगा 240, ऐड करेंगे 743। ये आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन है। अब इससे ज़्यादा हम इसे मिनिमाइज नहीं कर सकते स्टूडेंट, और अब ध्यान देना अगर वेम मेथड से जब इसे हमने सॉल्व करा है पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा तो 779 आया है। अब देखो इससे हमारा कम आया है 743, सबसे कम है, इससे ज़्यादा हम इसे और जो है मॉडिफाई या और रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन एंड मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज 743। इस तरह से हम किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मोदी मेथड के द्वारा उसके इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के ऑप्टिमलिटी टेस्ट कर सकते हैं और उसके द्वारा हम उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और इसके द्वारा हम टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि हाउ टू फाइंड द एनी जो है हाउ टू जो है डिसाइड एनी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आर ऑप्टिमल और नॉट, एंड इफ इट नॉट ऑप्टिमल तो हाउ वी इम्प्रूव इट एंड हाउ वी फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ मोदी मेथड। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको इससे समझ में आ गया होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि ये वीडियो हर स्टूडेंट के पास पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।